हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11 की फ़िज़िक्स की सीरीज़ है और इसमें हम लोग बेसिक मैथ्स डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने अभी तक वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था कि उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। कुछ उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी की थी लास्ट टाइम हमने। और अब हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो पहले हम ये समझते हैं कि रिजोल्यूशन है क्या। रिजॉल्व करना मतलब डिवाइड करना, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो हिस्से हो सकते हैं, उसमें किसी वेक्टर को डिवाइड करना इज कॉल्ड रिजॉल्विंग अ वेक्टर। ठीक। अब कंपोनेंट्स का क्या मतलब? कंपोनेंट्स का मतलब ये कि कोई भी वेक्टर कितने वेक्टर्स को कंबाइन करके आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एडिशन देख रहे थे तो हमने ये देखा था कि ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये वाला वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर आर हमें मिल रहा है वो ए और बी को कंबाइन करने पे मिल रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी वेक्टर्स जो हैं वो रिजल्टेंट या वेक्टर आर के कंपोनेंट्स हैं। ठीक। सो जितने वेक्टर्स हैं जिनको हम कंबाइन करके कोई एक वेक्टर ऑब्टेन करेंगे, कोई एक वेक्टर रिजल्टेंट हमें मिलेगा, देन ऑल दोज वेक्टर्स जिसको हम कंबाइन करें दे आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। और इसका उल्टा अगर हम करेंगे, किसी एक वेक्टर को उसके जो कंपोनेंट्स है उसमें हम डिवाइड करें, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही करते हैं कि कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, उसको उसके कंपोनेंट्स में हमें कैसे डिवाइड करना है ये सीखना है यहाँ पर। एंड कंपोनेंट्स में डिवाइड करना ये बहुत एप्लीकेबल होता है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमें इस तरह का रिजोल्यूशन करना पड़ता है। वो सारे एग्जांपल्स भी हम आगे देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को आर के कंपोनेंट्स कह सकते हैं। तो इस तरह के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसी एक वेक्टर के? फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये वेक्टर है आर। तो इस आर वेक्टर को कितने वेक्टर्स कंबाइन करके हासिल किया जा सकता है? लेट अस से एक वेक्टर ये मान लिया हमने, ये दिस इज सम वेक्टर ए एंड ये कोई दूसरा वेक्टर है बी। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हो गए। इसी तरह से हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इधर कोई वेक्टर है सपोज x एंड देन दिस इज सम y एंड देन उसके बाद ये क्या है, सम z वेक्टर। ठीक। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो वेक्टर्स हैं उनको हेड टू टेल ज्वाइन किया है एंड देन इनिशियल टेल को फाइनल हेड से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, सॉरी जो आर वेक्टर है वो x प्लस वाई प्लस जेड के इक्वल है। तो यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी x y एंड z, इसको क्या कह सकते हैं, जो आर वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हैं। तो इस तरह से अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। वो इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं किसी एक वेक्टर के। ओके, अब हम जो एप्लीकेशन की बात होती है जहाँ पर रिजोल्यूशन हम करते हैं आगे मैकेनिक्स वगैरह में, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंपोनेंट्स जो देखते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब ये कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब हम उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई वेक्टर है ए एंड दिस इज सम वेक्टर बी। अब इन दोनों को कंबाइन अगर हम करें तो ये हमारा वेक्टर आर मिलेगा। तो यहाँ पर ए एंड बी ऑफ कोर्स कंपोनेंट्स हैं एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर, तो हम यहाँ पे इनको क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब फिर वही बात, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। उसका भी आंसर वही है जो यहाँ पर आंसर था। इसको भी देख लेते हैं क्या है। सपोज ये हमारा वेक्टर आर है। अब इसको डायमीटर समझ के हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, इस तरह से हमने ये एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब इस सर्कल में कोई दो वेक्टर्स हम लें जो आर के कंपोनेंट्स हों, फॉर एग्जांपल दिस वन एंड दिस वन। तो अब हमें ये मालूम है कि ये हमने थ्योरम पढ़ रखा है, सेमी सर्कल में ये जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों कैसे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसी तरह से दूसरे भी ले सकते हैं हम, ये एक वेक्टर हो जाए और ये दूसरा वेक्टर हो जाए। ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं एंड दे आर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर आर। ये दोनों भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। सो इसी तरह से हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स? ऑफ कोर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ओके, अब हमें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कंपोनेंट्स हमें किस डायरेक्शन में लेना है ये स्पेसिफाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी 2 डायमेंशनल प्लेन में वर्क कर रहे हैं, हमारे जो फोर्सेस हैं, ये जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल प्लेन में रेस्ट्रिक्टेड है
then in two dimensional plane we will have some x axis and the y axis, या फिर हम एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल डायरेक्शन ये होगी। तो अगर हमारी ये डायरेक्शन से स्पेसिफाइड है, फिक्स्ड हैं, एंड देन हम कंपोनेंट्स की बात करें, तब यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे अलोंग द गिवन एक्सिस, अलोंग द इफ यू हैव द सिंगल सेट ऑफ एक्सिस, देन देयर आर ओनली टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर अगर हमें कोई वेक्टर दिखाना हो, सपोज ये हमारा वेक्टर r है, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो क्या क्या होंगे, दिस वन वेक्टर a एंड दिस वन द वेक्टर b। ओके, सो a and b are, a and b are rectangular components, rectangular components। ओके, ये हो गई बात। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी में इंटरेस्टेड होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर अ गिवन सेट ऑफ एक्सिस। ओके, अगली चीज़ है यहाँ पर, अब हम यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, हमें कंपोनेंट्स की वैल्यू दे रखी है, तो जो हमारा वेक्टर है जिसके ये कंपोनेंट्स हैं उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे पता करेंगे। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है और ये इसको परपेंडिकुलर और बेस हम कह सकते हैं। सो क्लियरली यहाँ पर जो रिजल्टेंट या आर वेक्टर दिख रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। सो इफ ए एंड बी आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर विल बी फाउंड आउट लाइक दिस। ठीक, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर। ठीक, फर्दर एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें हमें कंपोनेंट्स पता करने हो। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई वेक्टर है a और इसको हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना है, कंपोनेंट्स पता करने हैं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये या हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया। और हमें ये एक और चीज़ दे रखी है कि जो वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। इन दैट केस इसका जो x कंपोनेंट होगा, लेट्स राइट दैट ax, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कह सकते हैं आप, और जो y कंपोनेंट होगा या जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी अगर हमें वेक्टर और उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से या x एक्सिस से या y एक्सिस से किसी से भी दिया हुआ हो। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लिखें तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज ay अपॉन द वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से जो y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a साइन थीटा। करेक्ट। सिमिलरली इसमें अगर हम cos थीटा लिखें, सो cos थीटा कैसे लिखा जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ax अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सो यहाँ से जो x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos थीटा। करेक्ट। सो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि हमें वेक्टर दिया हुआ है और उसकी डायरेक्शन या एंगल किसी गिवन डायरेक्शन से, किसी स्पेसिफाइड डायरेक्शन से हमें एंगल दिया हुआ है। तो जिस तरफ हमें एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, उससे उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो a cos थीटा आएगा, दैट मीन्स द वेक्टर टाइम्स cos थीटा, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो वेक्टर टाइम्स द साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसका एक बहुत जल्दी से एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक फोर्स दिया हुआ है, उस फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन, और ये जो हमारा फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से सपोज 30 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, मतलब इस फोर्स का कितना पार्ट हॉरिजॉन्टल में एक्ट कर रहा होगा और कितना पार्ट वर्टिकल में एक्ट कर रहा होगा, ये हमें पता करना है। तो हमने अभी क्या सीखा यहाँ पर कि जिधर एंगल हमें दिया हुआ है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस के टर्म में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट साइन के टर्म में आएगा। सो यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इस वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आना है, 10 cos 30, and what is cos 30? It is root 3/2, under root 3 upon 2. So ये इससे कैंसिल हो जाएगा, we will have
5√3. So there is a force 10 Newton acting at an angle 30 degree with the horizontal. Then along the horizontal, the component working of the force is 5√3 Newton. Similarly, the y component, okay, this one, okay, the y component या द वर्टिकल कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये अभी हमने क्या सीखा यहाँ पर कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा थीटा के सामने वाला, या जो हॉरिजॉन्टल वाला है जिधर से थीटा दिया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा? वो साइन के साथ लिखा जाएगा. सो दिस वुड बिकम 10 sin 30 एंड sin 30 इज 1/2, सो 10 into 1/2 वुड बी 5. ओके, सो इस तरह से अब यहाँ पर एक चीज़ और हम ये कर सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उसी कंपोनेंट को हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. ठीक, इस चीज़ को जैसे हमने ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम लॉ सीखा था, दोनों से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं. तो यहाँ और यहाँ से देख रहे हैं तो ये रिजल्टेंट ट्रायंगल रूल से आ रहा है, और इसको देखेंगे तो रिजल्टेंट फिर पैरेललोग्राम लॉ से आ रहा होगा. ओके, सो दिस इज ऑल्सो द वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ये भी वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, और इसकी वैल्यू 10 cos 30, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 10 sin 30 होगी. सो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर. ओके, सो हम लोगों ने देखा एक वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके. अब उसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर सपोज हमारे पास एक इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन है. ये जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, और इस तरह के सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. अब हमारा ये एक्सपीरियंस है, हमें मालूम है कि इस तरह के ब्लॉक को, अच्छा यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि फ्रिक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो एब्सेंट है. इस ब्लॉक को हम इस तरह के सरफेस पे रखेंगे, देन वी नो कि वो किधर मूव करेगा, वो नीचे की तरफ सरफेस पर इंक्लिनेशन जिधर है डाउन द इंक्लाइन मूव करेगा. ओके, अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सरफेस के पैरेलल हो रहा है. सो क्लियरली जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये वाला जो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है, अब वो पूरा का पूरा बॉडी को खींचने में इस्तेमाल नहीं हो रहा है. ये चीज़ यहाँ से हमें दिख रही है, क्योंकि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं है. देयर मस्ट बी सम कंपोनेंट ऑफ द डाउनवर्ड फोर्स जो इधर डाउन द इंक्लाइन एक्ट कर रहा होगा, जिसकी वजह से ब्लॉक नीचे आ रहा है. सो वील हैव टू फाइंड दैट कंपोनेंट. ओके, सो ये वाला फोर्स जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ये हमें मालूम है कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg है. ओके, ये वाला जो एंगल है ये हमें दे रखा है थीटा. ये वाला एंगल यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री, और ये वाला जो एंगल यहाँ पर बनेगा वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पर जो हमारा सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करें, ये 90 माइनस थीटा है और ये वाली लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है. तो क्लियरली ये जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है हमें, दिस एंगल, दिस इज ऑल्सो थीटा. इन दैट केस अभी हमने सीखा कि हम जिस वेक्टर को रिजॉल्व करने जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में थीटा दिया हुआ है, जिससे थीटा दिया हुआ है, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कॉस के टर्म में आता है. दैट मीन्स दिस कंपोनेंट parallel to this surface, perpendicular to the surface will be mg cos theta. Okay, this is mg cos theta. ठीक, एंड इसके परपेंडिकुलर सरफेस के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा दैट वुड बी mg sin थीटा. ठीक, तो अब यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई कि इस ब्लॉक को नीचे जो फोर्स खींच रहा है, डायरेक्टली जो उसको नीचे खींचने में इन्वॉल्व है, दैट इज mg sin थीटा. ओके, अब ये वाला जो फोर्स है वो इस इंक्लिनेशन पे डिपेंड कर रहा है, ये वैल्यू, और इस इंक्लिनेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमें मालूम है कि 0 से 90 की तरफ साइन की वैल्यू भी बढ़ती है. तो साइन की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये पूरा कंपोनेंट बढ़ेगा. दैट मीन्स इंक्लिनेशन कम होगा तो डाउन द इंक्लाइन फोर्स कम लगेगा, और इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा तो डाउन द इंक्लाइन फोर्स भी बढ़ता जाएगा. इसका हम एक एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख सकते हैं. ये हमारे पास एक सरफेस है, इस तरह का कोई सा भी सरफेस हम ले सकते हैं. ये इस तरह का है, ये क्लियरली हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा है, और इस सरफेस पर हमने ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे.
अब ये जो हमने अभी डिस्कस किया उसके हिसाब से mg sin थीटा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन उस mg sin थीटा के होने के बावजूद भी ये ब्लॉक नीचे स्लिप नहीं कर रहा है। तो इसको नीचे स्लिप करने से मतलब mg sin थीटा के अगेंस्ट में कोई फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन है। उस एग्जाम्पल में हमने एब्सेंट मान लिया था, बट प्रैक्टिकली तो फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता कहीं पर। तो नीचे इसको mg sin थीटा खींच रहा है, लेकिन ऊपर से फ्रिक्शन उसको मूव करने से रोक रहा है। अब अगर इसका इंक्लिनेशन हम बढ़ाएंगे तो डाउनवर्ड फोर्स बढ़ेगा और फ्रिक्शन फिर उसको रोकने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। सो जैसे जैसे हम इंक्लिनेशन बढ़ाते जाएंगे नीचे वाला फोर्स बढ़ता जाएगा, एंड एट सम एंगल mg sin थीटा जो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा था उससे बढ़ गया, एंड देन ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप कर गया। Okay, so this is an example how the component of its weight is working down the inclined plane. Further, अगर inclination कम है तो नीचे की तरफ ये डाउन द इंक्लाइन फोर्स भी कम है, तो ये एक सर्टेन स्पीड से नीचे आ रहा है। अगर इंक्लिनेशन हम बढ़ा दें, अब डाउन द इंक्लाइन फोर्स भी बढ़ गया है, इसलिए अब इसको पहले से ज़्यादा तेज़ी से नीचे आना चाहिए। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। लेट अस सी, ऑफ कोर्स, ठीक, at this time the acceleration is much more than this acceleration, correct? So this is an example how the component of its weight is working down the incline. एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं पेंडुलम का। सपोज इस तरह से हमारे पास एक पेंडुलम है, और ये जो पेंडुलम है इसको हमने डिस्प्लेस कर रखा है, ठीक। इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये बॉब यहाँ पर होगा, बट हम इसको यहाँ पर लेके गए हैं और अब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये वहाँ से वापस आएगा। अब ये जो वापस आ रहा है तो इसको वहाँ से कौन इस पोजीशन की तरफ खींच रहा है, इसकी बात करते हैं। सो मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में रस्सी जो है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, एंड वी नो इसका जो वेट है अर्थ का अट्रैक्शन वो वर्टिकली डाउनवर्ड है mg, ओके। और इसको इस तरह के पाथ पे चल के यहाँ तक आना है। सो क्लियरली ये जिधर इसकी मोशन होगी उस डायरेक्शन में mg तो काम नहीं कर रहा, उस डायरेक्शन में और भी कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पर सर्टेनली mg का कोई पार्ट होगा जो इस डायरेक्शन में उसको खींचकर वापस लाएगा। लेट अस सी व्हाट इज दैट वैल्यू, ठीक, वो एक कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। सो यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा है, ये लाइन और ये लाइन दोनों वर्टिकल हैं, पैरेलल है, दिस इज थीटा, सो दिस ऑल्सो थीटा। इन दैट केस अब हम यहाँ तक तो सीख गए हैं, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा mg cos थीटा, एंड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट होगा दिस इज mg sin थीटा। सो इस वाले एग्जांपल में भी कोइंसिडेंटली जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है उसको वापस लाने के लिए वो क्या है mg sin थीटा। एंड अगेन यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है वो इस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा हम रस्सी को उधर ले जाएंगे, मतलब एंगल जितना ज़्यादा बनेगा ये कंपोनेंट उतना ही ज़्यादा होगा, एंड रिलीज़ करने पर वो ऑब्जेक्ट उतना ही फास्ट वापस आएगा। इसका भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक इस तरह का बॉब है, ये आप भी किसी भी तरह से बना सकते हैं, कुछ भी लेकर बना सकते हैं। सो ये हमारा बॉब है और ये रस्सी है, इसको हमने वर्टिकल से डिस्प्लेस किया और छोड़ने पर ये बॉब अपनी जो मीन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये अपनी मीन पोजीशन पर लौट कर आ रहा है। ऑफ कोर्स उधर भी जा रहा है वेलोसिटी की वजह से, बट ये लौट कर आ रहा है, दैट वी कैन सी। सो यहाँ से हमने छोड़ा एट सर्टेन एंगल, ये वहाँ से एक्सेलरेट कर रहा है वापस। अगर हम एंगल ज़्यादा रख के छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, ये mg sin थीटा वाला कंपोनेंट ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब उसको वहाँ से फास्ट मूव करना होगा, दैट यू कैन सी, ओके। लो एक्सेलरेशन एंड हाई एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ द एंगल द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, ओके। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि जो सर्टेन फोर्स है उसका वो फोर्स पूरा का पूरा काम नहीं कर रहा है, बट उसका कोई कंपोनेंट है जो वर्क कर रहा है, जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो इस तरह की सिचुएशंस बहुत आगे आएंगी, इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर्स, ओके। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। सपोज ऐसा एक ब्लॉक है, ये हमारे डेली लाइफ का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर इसको हमें पुश करना हो तो सपोज अगर हम इसको पुल कर रहे हैं, अगर हमने इस तरह से फोर्स लगाया है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा कुछ, लेकिन अगर वही फोर्स हम कुछ किसी एंगल पे लगाएं,
हॉरिजॉन्टल से सर्टेल एंगल पे लगाएं, जिधर डिस्प्लेस करना है उस डायरेक्शन में नहीं है, पैरेलल नहीं है, एट सम एंगल है, देन ये हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस होता है कि इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो पहले जितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा था अब उतना डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, बिकॉज अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो पहले फोर्स F काम कर रहा था, बट अभी इसका एक कंपोनेंट वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन में, उसको हम यहां दिखा सकते हैं F cos थीटा, करेक्ट। cos थीटा की वैल्यू 0 पे 1 होती है, अदरवाइज वो 1 से कम ही होती है। सो क्लियरली दिस कंपोनेंट इज स्मॉलर देन दिस फोर्स, दैट इज वाई एंगल पे जब फोर्स लगाएंगे तब डिस्प्लेसमेंट पहले जैसा नहीं होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। सपोज हमने किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे थ्रो किया है, तो हॉरिजॉन्टल से हम किसी एंगल पर इस तरह से थ्रो कर रहे हैं, एंड से हमने उसको v स्पीड प्रोवाइड की थी। इनिशियली हमारे हाथ से जब छूटा तब उस टाइम उसकी स्पीड v थी। अब हमें ये मालूम है कि ये किस तरह के पाथ पे चलेगा। अगर हमने एंगल पे फेंका है सो डेफिनेटली वो इस तरह के किसी पाथ पर चलेगा। अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं, ये हमने जहाँ से थ्रो किया वहाँ से हॉरिजॉन्टल में भी आगे गया, ठीक है। इसको हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं और हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ से यहाँ तक इसका हॉरिजॉन्टल में भी डिस्प्लेसमेंट है, और इन बिटवीन वो ग्राउंड से ऊपर भी गया और फिर नीचे आ गया, ठीक। यहाँ पे ग्राउंड पे था, फिर ये ग्राउंड से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पर है, एंड देन वो फिर ग्राउंड पर वापस आ जा रहा है। सो हॉरिजॉन्टल में यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्टिकल में वो ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अलग अलग भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल में किसने डिस्प्लेस कराया? अगर ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा? v cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आएगा? v sin थीटा, करेक्ट। सो ये जो पार्टिकल है इनिशियली इसकी जो वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दैट वाज v cos थीटा, ठीक। ओके, सो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला कंपोनेंट उसको हॉरिजॉन्टल में ले जा रहा है और ये वाला कंपोनेंट इनिशियली उसको ऊपर ले जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है। ओके, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है कि ये जो वेक्टर्स हैं इनको हम कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम रिजॉल्व करके पता कर लेंगे किस वेक्टर का कितना पार्ट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वर्क कर रहा है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि अगर हम कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स को एक्सप्रेस करें तो उनका जो अलजेब्रा होता है वो थोड़ा सा हमें उसको हैंडल करना ईजी हो जाता है। इससे पहले हमने सीखा है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड, फॉर्मूला भी डिराइव किया था। लेट अस सी, अगर हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में वेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे देन उसका जो अलजेब्रा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा। सो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट्स। उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज वी हैव अ फोर्स, वही जो शुरू में उधर एग्जाम्पल लिया था। सपोज ये 10 न्यूटन का फोर्स है और हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पर एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी 10 cos 60, एंड cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा हमारा 5। और दूसरा जो वर्टिकल में कंपोनेंट है वो कितना आएगा? 10 sin 60, एंड sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कंपोनेंट की वो हो जाएगी 2 से ये 5 बन जाएगा, सो 5√3 ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया। ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है? इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। अब अगर दोबारा से हम कंपोनेंट्स को कंबाइन करें तो जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर था जिसको हमने डिवाइड किया था वो मिल जाना चाहिए। सो अब ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि 5 और 5√3 अगर इसको हम कंबाइन करें तो हमें 10 मिलेगा या नहीं मिलेगा? सो अगर हम यहाँ पर 5 और 5√3 ये कंबाइन करें सो क्लियरली 5√3 की वैल्यू 5 से ज़्यादा है और उसमें 5 ऐड करेंगे तो ये तो 10 से ज़्यादा आ जाएगा। तो ये बात सही नहीं आ रही है कि हम कंपोनेंट्स को ऐड करें तो हमें फिर से वही वेक्टर मिलना चाहिए, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ओके, बट होना तो यही चाहिए, लॉजिकली यही होना चाहिए कि कंपोनेंट्स अगर डिवीजन है तो उनको कंबाइन करने पर ओरिजिनल वैल्यू मिलनी चाहिए। ओके, हम यहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं? ये एक वेक्टर है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर है, तो ये वाली वैल्यू जो है ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर अलोंग द वर्टिकल।
तो यहाँ पर अब इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन अगर हमें करना है तो ये देखना पड़ेगा कि उनके बीच में एंगल कितना है। वो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है। हमें मालूम है, हमने सीख रखा है कि 90 डिग्री एंगल पे जब दो वेक्टर्स होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, √a² प्लस b²। सो दिस वुड बी 5² 25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 25 × 3 75 हो जाएगा। 75 प्लस 25 इज 100, अंडर रूट में 100 इज 10। ठीक, तो इस तरह से हमें इनको वेक्टर्स के तौर पे ट्रीट करना है। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर ये सिर्फ 5 है, मतलब हम ऐसा लिखना चाह रहे हैं कि दिस इज अ वेक्टर और ये उसके कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में वेक्टर को हमें लिखना है, बट दिस इज अ नंबर, दिस इज नॉट अ वेक्टर। वेक्टर्स में क्या होता है, नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मिसिंग है। इसी तरह से दिस इज ऑल्सो अ नंबर। ठीक, वो हमें मालूम है कि ये वर्टिकल में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है, बट अगर इस तरह से लिखा जाए तो यहाँ से कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये वेक्टर है या नंबर, ये वेक्टर है या नहीं है। सो ये हमें तो ऐसे देखने पर नंबर लग रहा है। अब इसको हमें वेक्टर बनाना है जो कि एक्चुअली में ये है। अब इसको हम वेक्टर कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हम एक ऐसा वेक्टर ले लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ओके, सो लेट अस डिसाइड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 अलोंग द एक्स एक्सिस। एंड ये चीज़ हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह के वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ पर ये वेक्टर हमारा हो गया एक ऐसा वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अच्छा, अब इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे आई कैप के साथ। ये एक कन्वेंशन बना लेते हैं, इसको हम फिक्स कर लेते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर विल ऑलवेज बी रिटन एज आई कैप। ठीक, इसी तरह से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी एक हम यूनिट वेक्टर चूज कर लेते हैं एंड लेट अस कॉल दैट जे कैप। Okay, now this has become a convention. J cap is a unit vector along y axis. Okay. Now, अब इस x axis पर कोई भी वैल्यू है, suppose this value 5, अगर उसको हम i cap से मल्टीप्लाई करें, सिंस इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, तो इसमें इस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके साथ i cap की वजह से ये पता चल जाएगा कि ये x axis की डायरेक्शन में एक वेक्टर है। करेक्ट। सो अगर हम 5 को इस तरह से लिखें 5 आई कैप। ठीक, अब ये हमें दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ कि एक ऐसा वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। सिमिलरली दिस नंबर 5√3, 5√3, इसको जे कैप के साथ लिखें। अब हम यहाँ से ये दिख रहा है कि ये वेक्टर है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। नाउ ये इस तरह से लिखा है हमने, तो ये हमें देख के पता चल रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, उनको ऐड किया जा रहा है। अब ये दो वेक्टर्स ए के कंपोनेंट्स हैं, अगर हम इसको ऐड करेंगे सो डेफिनेटली हमें वेक्टर ए मिल जाएगा। करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी विल एक्सप्रेस अ वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट्स। करेक्ट। ओके, सो इस तरह से हम वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता करना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। सो क्लियरली मैग्नीट्यूड वैल्यू पता करनी है, जो यहाँ पर ये 10 है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू पता की थी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके, तो जो x कंपोनेंट आ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे और जो y कंपोनेंट आ रहा है उसका भी स्क्वायर करेंगे एंड देन स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमें क्या है, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो अब इसको हम सिंबल्स में लिख लेते हैं कि अगर हम XY प्लेन में वर्क कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस में हम हैं, तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं AX I कैप प्लस AY J कैप, ऐसा लिख सकते हैं। जहाँ पर AX क्या है, x कंपोनेंट है, वो इसलिए नहीं कि यहाँ पर x सबस्क्रिप्ट में लिखा है, बल्कि ये i कैप के साथ आ रहा, दैट इज y। ओके, सिमिलरली दिस इज y कंपोनेंट। एंड अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करना है तो क्या करेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज ax स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरह से मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। एंड एक और चीज़ यहाँ पर, इसका हम डायग्राम बना ले पहले। से दिस इज x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस है एंड दिस इज आर वेक्टर, से दिस इज वेक्टर a एंड देन जो इसके कंपोनेंट्स होंगे वो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको हम ax लिखेंगे और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, उसको हम यहाँ दिखाएं या फिर यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। ये हमारा
y कंपोनेंट है। तो डायग्राम से भी अभी अब समझ में आ रहा है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, वो मैग्नीट्यूड हो गया। अब एक चीज़ यहाँ से कि अगर हमारा जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को हम कैसे पता करेंगे। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम इसके लिए tan थीटा लिखेंगे। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर विच इज ए वाई अपॉन द बेस, बेस क्या है ए एक्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या एक्स कंपोनेंट है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में अगर हमने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, सो दिस इज वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, tan थीटा, द एंगल मेड बाय द वेक्टर, उसका tan। ओके, सो जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेक्टर a एज 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इसका x कंपोनेंट कितना है, 3 है, y कैप के साथ है, y कंपोनेंट कितना है, 4 है, एंड देन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 is 25, under root 25 is 5. So the magnitude of this vector is 5, and ये जो वेक्टर है हमारा एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, y कंपोनेंट, यहाँ लिखा हुआ है y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ठीक। एंड ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया जाता है कि tan थीटा की वैल्यू 4/3 अगर है, सो थीटा जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। वेक्टर है, ये है अंडर रूट 3i कैप प्लस j कैप, इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। सो x कंपोनेंट यहाँ पर रूट 3 है, y कंपोनेंट 1 है, मैग्नीट्यूड विल बी रूट 3 स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर 1, दिस इज 4, अंडर रूट 4 इज 2, एंड tan थीटा ऑफ द एंगल मेड बाय द वेक्टर y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। सो tan थीटा की वैल्यू रूट 1 अपॉन रूट 3 किस एंगल पर आती है, दैट यू शुड नो, दिस इज 30 डिग्री। सो हमारा वेक्टर यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो वेक्टर a इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस रूट 3j कैप, इस तरह से है। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगा, फिर भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 1 प्लस 3 अंडर रूट में 4 आएगा, मैग्नीट्यूड 2 आएगा। इसमें हम देखते हैं ये एंगल हमारा वेक्टर कितना बना रहा है। सो tan थीटा क्या लिखेंगे, माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 1, ठीक। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, रूट 3। नाउ tan थीटा की वैल्यू रूट 3 आ रही है, सो थीटा कितना होगा। सो आपको अगर 0 से 90 तक याद है तो ये एक एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, बट अगर पूरा 360 डिग्री का आइडिया है तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें भी tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये 180 प्लस 60, दैट इज 240 डिग्री होगा, ठीक। अब यहाँ पर आप ये सोचिए कि इन दोनों में से कौन सा एंगल है जो हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस से बना रहा है। उसको पता करने के लिए ये जो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा इसका आइडिया अगर हम लगा लें, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स कंपोनेंट हमारा किधर है, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट में है, ये वाला कंपोनेंट हमारे लेफ्ट में है, और वाई कंपोनेंट वो भी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब वो डाउनवर्ड है, ओके। इस तरह से ये हमारा वाई कंपोनेंट है। सो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा, वेक्टर जो आएगा वो कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, इसका मतलब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, करेक्ट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 240 डिग्री। सो दिस वेक्टर, इसका हम जब tan थीटा निकाल लें तो वो तो वैल्यू आ रही रूट 3, बट द एंगल इज 240 डिग्री बिकॉज ऑफ द साइन ऑफ कंपोनेंट्स। सो इसी तरह से ये जो हमने कंपोनेंट देखा है 2 डायमेंशनल स्पेस में, अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में हम वर्क कर रहे हैं, कोई वेक्टर हमें 3 डायमेंशनल स्पेस में दे रखा है, तो उसके 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको इस्तेमाल करना होगा। 3 डायमेंशंस हम इस बोर्ड में नहीं दिखा सकते। ये जो हमारी एक्सिस है जेड एक्सिस, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और किस तरफ है, बाहर की तरफ है। सो दिस इज आवर जेड एक्सिस, ओके। एंड देन इमेजिन सम वेक्टर ए, इस तरह से। अगेन इस वेक्टर को हमने इस एक्स वाई प्लेन में बनाया है, बट एक्चुअली ये वेक्टर हमारा एक्स वाई प्लेन में नहीं है। सो यू हैव टू इमेजिन दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis, and the axis coming towards you is the z axis, okay। and then हमारा जो वेक्टर है वो इन तीनों एक्सिस के बीच में कहीं है, उसका x एक्सिस से भी कुछ एंगल बन रहा है,
उसका y एक्सिस से भी कुछ एंगल बन रहा है और उसका z एक्सिस से भी कुछ एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर इस प्लेन में ये वेक्टर हमने बनाया तो है एक्स 2 डायमेंशनल स्पेस में, बट एक्चुअली वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है। उसको हम एक और चीज़ यहाँ पे हम समझ सकते हैं। सपोज हमारा जो वेक्टर है वो x एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, लेट अस से अल्फा, एंड y एक्सिस से कुछ और एंगल बना रहा है, उसको हम कह लें यहाँ पर बीटा, एंड देन ये हमारा वेक्टर z एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको हम यहाँ पे गामा कह लें। तो अब बोर्ड में जो डायग्राम बना हुआ उसको देखकर आपको लग रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, बट इन 3 डायमेंशनल स्पेस ये हमारा वेक्टर ऐसा है, ये एक्स एक्सिस है और ये वेक्टर इस तरह से है, ठीक। इधर वाई एक्सिस है और वेक्टर हमारा इस तरह से है, ठीक। वो एक्स वाई प्लेन में नहीं है, एक्स वाई प्लेन में होता तो अल्फा बीटा 90 हो जाता, बट अभी हमारा अल्फा इस तरह से है और बीटा इस तरह से है। दिस इज नॉट इक्वल टू, नॉट नेसेसरली इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, ठीक है। सो इस तरह का वेक्टर होगा। अब इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, 3 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हम दिखा सकते हैं। सो ऑलरेडी हमने एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा उसको आई कैप के साथ, वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा उसको जे कैप के साथ। सो जो जेड एक्सिस में जो कंपोनेंट होगा अब उसको हम के कैप के साथ दिखाएंगे। सो द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई कैप एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, एंड उसी लाइन पर यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस ये हमारे लिए क्या होगा, के कैप होगा। सो एक्स कंपोनेंट जो भी होगा उसको आई कैप के साथ लिखेंगे, वाई कंपोनेंट जे कैप के साथ एंड जेड कंपोनेंट के कैप के साथ। सो इस तरह से जो वेक्टर है उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह से लिख सकते हैं। एंड जैसे हमने 2 डायमेंशनल स्पेस में मैग्नीट्यूड लिखा था, बिल्कुल उसी लाइन पर 3 डायमेंशनल स्पेस में दिया हुआ है तो भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे कैसे, अंडर रूट सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर, एंड देन वी विल टेक द स्क्वायर रूट, ठीक। जल्दी से एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज हमारा वेक्टर इस तरह से है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऐसा। सो यहाँ पर हमारा z कंपोनेंट कितना है, 5 है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर 9 प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर 16 प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर 25, ओके। सो दिस इज 25 एंड प्लस 25 ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट में 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 25 लिख सकते हैं, 25 बाहर आके 5 हो जाएगा और √2 बचेगा। सो 5√2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक। सो ये अगर 2 डायमेंशंस में आपको बात समझ में आ रही है तो ये कोई बहुत अलग सी या मुश्किल चीज़ नहीं है 3D में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन एंगल्स की। ये जो हमारा वेक्टर एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है, इनकी कॉस की वैल्यू को हम एक टर्म देते हैं, वी कॉल देम डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। सो लेट अस सी व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, ये जो हमारा एंगल है एक्स एक्सिस से उसकी कॉस की वैल्यू, कॉस अल्फा, सिमिलरली कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये जो वैल्यूज होंगी दे विल बी कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसकी वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू, अगर आप 3D में देख पा रहे हो उसको, सो कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू द एक्स कंपोनेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड, ओके। मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर। सिमिलरली कॉस बीटा क्या होगा, बीटा वाई एक्सिस से एंगल है, सो कॉस बीटा वुड बी वाई कंपोनेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड कॉस गामा जो z एक्सिस से एंगल है उसका कॉस, दैट वुड बी z कंपोनेंट अपॉन अगेन द मैग्नीट्यूड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू लिख लेंगे अगर हमें तीनों कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो। फर्दर ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इनके बीच में हम एक एंगल, बहुत सिंपल सा रिलेशन ये देख सकते हैं, अगर हम सारे ये जो वैल्यूज़ हैं उसको स्क्वायर करके ऐड कर दें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन सारी वैल्यूज़ को, सो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे से स्क्वायर रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा ऊपर, ए एक्स स्क्वायर।
सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, ay स्क्वायर अपॉन दिस थिंग एंड देन az स्क्वायर अपॉन दिस थिंग, एंड देन जब हम सबको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सबका सेम है, ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दैट मीन्स ये जो सम आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 1, ठीक। सो रिलेशन अमंग द डायरेक्शन कोसाइंस। फर्दर एक और तरह से इसको हम लिख सकते हैं, वी नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसकी जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये अगर लिखें देन ये सारी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसको राइट साइड में लेकर आ जाएं, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। सो वी विल हैव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, देन ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक, और ये वाला 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो विल हैव जस्ट 2। सो इसकी वैल्यू, ये जो साइन है इन सब के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2, और इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक। सो दिस इज अ मैथमेटिकल रिलेशन अमंग डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, ये जेईई के सिलेबस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड नीट में एज सच जो अभी करंट पैटर्न है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ये 3 डायमेंशनल स्पेस में कंपोनेंट्स कैसे हम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये हमने देख लिया। अब इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं। सपोज वी हैव अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, ओके। सो इस तरह से हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 यूनिट है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इतनी इंफॉर्मेशन से। सो अगर हम इसका डायग्राम बना लें तो ये हमारा है 10, जो भी है 10 यूनिट, और ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, एंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि हमारा वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो x कंपोनेंट होगा, दिस वन, ये क्या लिखा जाएगा, 10 cos 45, ओके, एंड cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 10/√2। सिमिलरली जो y कंपोनेंट होगा, दिस वन, द y कंपोनेंट, ये कैसे लिखा जाएगा, 10 sin 45, 10 sin 45, और sin 45 की वैल्यू वो भी 1/√2 होती है, सो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 10/√2। अब इसको IJK की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, द वेक्टर इज 10/√2 I कैप प्लस 10/√2 J कैप, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। अब इस पे आपसे एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर पूछ सकते हैं, अगर इस वेक्टर को हम रोटेट करें, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि किसी वेक्टर को रोटेट करने से क्या होगा, जो एरो है उसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए, हम इस वेक्टर को 45 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, देन व्हाट इज द न्यू वेक्टर, रोटेट करने के बाद जो वेक्टर होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से IJK के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, करेक्ट। ओके, सो यहां पर ये है हमारा वेक्टर, रोटेट करने पर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर हमने उसको क्लॉकवाइज रोटेट किया, इस तरह से 45 डिग्री एंगल रोटेट किया, तो जो वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर आ जाएगा पूरा का पूरा वेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये पूरा हमारा वेक्टर 10 यूनिट का सिर्फ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पर आ गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब अगर सारा का सारा वेक्टर एक्स में है तो उसका वाई कंपोनेंट डेफिनेटली 0 हो गया। तो यहाँ पर अब इस वेक्टर को, लेट अस से इसको हम ए डैश लिखें, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट कितना है, द होल मैग्नीट्यूड विच इज 10 यूनिट, और वो किस डायरेक्शन में है, एक्स में, आई कैप, वाई कंपोनेंट 0 है, सो जस्ट दिस, so this is our new vector if you rotate the given vector by an angle 45 degree in clockwise sense.
फर्दर इसी क्वेश्चन को हम एक और स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। हमने 45 डिग्री रोटेट किया, अब 45 डिग्री और रोटेट कर रहे हैं, और उसी सेंस में क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंड देन फर्दर 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो अब हमारा जो वेक्टर है वो 45 डिग्री और रोटेट करके कहाँ पहुँच जाएगा, वो अब 4th क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा। एंड जब हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे तो जो x कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा, और जो y कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा कहीं। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी बात। ये 4th क्वाड्रेंट में चला गया है तो x कंपोनेंट इधर है और ये हमारा y कंपोनेंट है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि x कंपोनेंट तो पॉजिटिव है। अच्छा 45 डिग्री है तो यहाँ पर जो हमने रिजोल्यूशन किया था ये वैल्यूज वही आएंगी 10/√2 एंड 10/√2, लेकिन x कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव x एक्सिस में, और y कंपोनेंट हमारा क्या है, वो नेगेटिव y एक्सिस में है। तो इस तरह से अगर हमें इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है, सो दिस वेक्टर लेट अस से ये x डबल डैश हो रहा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 10/√2 i कैप एंड देन माइनस 10/√2 j कैप, ये हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से इसको समझिए। इसमें अगर ये बात आपको समझ में आ रही है कि रोटेट करने पे मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन वेक्टर। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ये इंडिकेट करेगा अगर ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिजॉल्व अ वेक्टर। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अगर हमें दिया हुआ है, कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो ये सारी बातें हमने आज सीखी हैं। अब इसके आगे इसका जो दूसरा पार्ट है कि कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस तरह से आई जे के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं अलग अलग, तो अब हम इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, वो काफ़ी ईजी हो जाता है, उनको हैंडल करना आसान हो जाता है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कंपोनेंट्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना किसी वेक्टर को। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। होपफुली आज आपको ये काफ़ी आपको चीज़ें उसमें मिली होंगी जो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी। एंड अभी इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, सी यू सून।